आओ आज फिर ख्वाबों के देश में चलें। खुश आमदीद काफ कहानी में। जमाना कदीम की बात है कि करण नाम का एक इंतहाई नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह और इसकी रानी अपनी रियाया में बहुत मकबूल थे, लेकिन उनकी खुशी का असल महवर उनका इकलौता बेटा राज था। राज न सिर्फ बेपनाह हसीन और खूबरू था, बल्कि वो जहानत, बहादुरी और फरमानबरदारी का एक बेहतरीन नमूना भी था। शहजादे की तरबियत ऐसी आला खुतूत पर हुई थी कि महल में हजारों हसीन कनीज़ें और दोशीज़ाएं होने के बावजूद उसने कभी किसी पर मैली नज़र न डाली। इसकी जिंदगी पुरसुकून और सादा थी, मगर कुदरत ने इसके मुकद्दर में एक अजीबो गरीब इम्तिहान लिख रखा था। गर्मियों की एक दोपहर थी, सूरज सिवा नेज़े पर था और ज़मीन तप रही थी। शहजादा राज अपने घोड़े पर सवार शिकार की तलाश में दूर निकल गया। वापसी पर इसका गुजर कुम्हारों की एक बस्ती से हुआ। कुम्हार दरख्तों के साए में बैठे अपनी मिट्टी गूंद रहे थे और चाक घुमा रहे थे। धूल और मिट्टी के इस माहौल में अचानक शहजादे की नज़र एक कच्चे मकान की बालाई मंजिल पर पड़ी। वहां खिड़की में एक दोशीज़ा खड़ी थी। इसका हुस्न ऐसा था जैसे अंधेरी रात में 14वीं का चांद निकल आया हो। इसने चांदी जैसा चमकदार लिबास ज़ेब तन कर रखा था, जिस पर जुड़े सितारे और मोती धूप में जगमगा रहे थे। सियाह घटाओं जैसे लंबे बाल इसके शानों पर बिखरे हुए थे। वो शायद गर्मी की शिद्दत से घबराकर हुआ खोरी के लिए खिड़की में आई थी। शहजादा राज, जिसने आज तक हुस्न की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, इस पैकरी जमाल को देखकर पत्थर का हो गया। वो पलक झपकना भूल गया। लड़की की नज़र जब शहजादे पर पड़ी तो वो घबराकर फौरन पीछे हट गई, मगर वो एक लम्हा राज की जिंदगी बदलने के लिए काफी था। राज जैसे तैसे महल तो पहुंच गया, लेकिन उसका दिल वहीं कुम्हारों की बस्ती में रह गया। शहजादे का हाल बिगड़ने लगा। ना खाने का होश, ना पीने की सुध। हर वक्त आंखों के सामने वही मोहनी सूरत घूमती रहती। जब बेकरारी हद से बढ़ गई तो उसने अपने वफादार जासूसों को भेजा। खबर मिली कि वो एक गरीब कुम्हार की बेटी है। राज ने फौरन अपने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। राजा करण ये सुनकर सून रह गया। एक कुम्हार की बेटी और इस सल्तनत की मलका, ये कैसे मुमकिन है? बादशाह ने बहुत समझाया, लेकिन राज इश्क की इस मंजिल पर था जहां ऊंच नीच की तमीज खत्म हो जाती है। जब शहजादे ने मरने की धमकी दी तो मजबूरन बादशाह ने इजाजत तो दे दी, लेकिन कसम खाई वो इस शादी में शरीक नहीं होंगे। शहजादे का पैगाम कुम्हार के घर पहुंचा। तवक्को थी कि कुम्हार खुशी से पागल हो जाएगा, मगर जवाब इनकार में आया। शहजादे का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसने धमकी भिजवाई कि अगर रिश्ता ना दिया तो पूरे खानदान को कैद खाने में डाल दूंगा। तब कुम्हार ने पैगाम भेजा कि मेरी बेटी की 4 शर्तें हैं, अगर शहजादा वो मान ले तो शादी हो सकती है। शहजादा राज खुद कुम्हार के घर पहुंचा। लड़की पर्दे के पीछे थी। कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आप खुद इससे पूछ लें। लड़की की मधुर मगर उदास आवाज आई, शहजादे, आपने ताकत के जोर पर हमें मजबूर किया है, इसलिए मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, हमेशा घूंघट में रहूंगी। दूसरी शर्त, मैं दिन को महल में रहूंगी, लेकिन रात होते ही वापस अपने मकान में आ जाया करूंगी। तीसरी शर्त, मैं आपके महल का एक दाना भी नहीं खाऊंगी और ना पानी पीऊंगी। चौथी शर्त, आप मुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे, मेरे करीब नहीं आएंगे। राज इन अजीबो गरीब शराइत पर हैरान तो हुआ। उसे लगा कि ये लड़की की नादानी है। इसने सोचा कि 2-4 दिन महल की आसाइशें देखेगी तो ये कच्चा मकान और ये शर्तें खुद ही भूल जाएगी। राज ने हामी भर ली। अगले दिन सादगी से निकाह हुआ और राज दुल्हन को ब्याह लाया। लेकिन ये शादी कम और सजा ज्यादा थी। लड़की रोजाना सुबह आती, महल के कमरे में कुर्सी पर बुत बनी बैठी रहती। ना कुछ खाती, ना पीती, ना बात करती, घूंघट में लिपटी रहती।
और शाम होते ही पालकी में बैठकर वापस अपने घर चली जाती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। 6 माह गुजर गए। राज की उम्मीदें दम तोड़ने लगें। महल के लोग चा-मगोया करने लगे। बादशाह और मलका अपने बेटे की हालत देखकर कुढ़ने लगे। राज इस कदर दलबर्दाश्ता हुआ कि एक दिन चुपके से महल छोड़कर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में भटकते हुए राज एक गार तक पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग साधु मुराकबे में बैठे थे। राज वहीं बैठ गया। इसे वहां सुकून महसूस हुआ। दिन गुजरते गए। राज जंगल से फल लाता, चश्मे से पानी लाता और खामोशी से बुजुर्ग की खिदमत करता। 1 माह बाद साधु ने आंखें खोली। अपने सामने एक शहजादे को खिदमत गुजार पाया तो बहुत खुश हुए। राज ने अपनी दास्ताने गम सुनाई। साधु ने कहा, बेटा, तुमने जिससे शादी की है वो कोई आम इंसान नहीं है। बहरहाल तुमने मेरी खिदमत की है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। साधु ने एक तावीज़ राज को दिया और कहा, उसे गले में पहन लो, तुम किसी को नजर नहीं आओगे। जब शाम को लड़की जाने लगे तो उसके साथ हो लेना। तुम्हारे सामने सारी हकीकत आ जाएगी। राज तावीज़ लेकर महल वापस आया। राजा और रानी बेटे को देखकर खुश हो गए। राज ने नहा धोकर कपड़े बदले और खुशी खुशी खाना खाया। शाम हुई। कुम्हार की लड़की हसबे मामूल उठी और पालकी में जा बैठी। राज ने फौरन तावीज़ गले में डाला और चुपके से पालकी में सवार हो गया। अगली सुबह महल की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। राज सुबह होते ही अपने कमरे में आ गया। नरम धूप महल की खिड़कियों से छन छन कर शहजादा राज के कमरे में दाखिल हो रही थी। राज बिस्तर पर दराज हो गया, मगर इसकी आंखों में नींद कम और किसी गहरी सोच की परछाइयां ज्यादा थीं। इसने अपनी खास कनीज को पास बुलाया और आहिस्ता मगर मानी खेज लहजे में कहा, मैं यहाँ सो रहा हूँ। जब कुम्हार की लड़की आए तो मुझे जबरदस्ती जगाना। मैं खुद नहीं उठूंगा, तुम इसरार करना, जिद करना, और जो बात मैं छुपाना चाहूँ उसी को पूछने की जिद करना। कनीज ने एक लम्हा इसके चेहरे को देखा, मुस्कुराई और सर झुकाकर बोली, जी हुजूर, मैं समझ गई हूँ। कुछ ही देर गुजरी थी कि कुम्हार की लड़की कमरे में दाखिल हुई। सादा लिबास, झुका हुआ सर और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी। वो खामोशी से एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसी लम्हे कनीज अंदर आई और शहजादे को जगाने लगी। हुजूर, सुबह हो गई है, उठ जाइए। राज ने करवट बदली और बेजारी से कहा, जाओ, मुझे सोने दो। मगर कनीज ने हार ना मानी। उसने फिर आवाज दी, फिर हलाया। आखिरकार राज आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा और बोला, क्या वाकई सुबह हो गई? मैं तो इतना हसीन ख्वाब देख रहा था कि दिल नहीं चाह रहा था आँख खोलूं। कनीज फौरन बोली, कैसा ख्वाब हुजूर? राज ने ठंडी सांस ली, बस ख्वाब ही था, क्या बताऊं? मगर कनीज को तो हिदायत मिली थी। वो जिद पर आ गई, नहीं हुजूर, आपको बताना होगा। राज ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, मैंने ख्वाब में देखा कि कुम्हार की लड़की पालकी में सवार हो रही है। मैं भी साथ सवार हो गया। पालकी कम्हारों की बस्ती की तरफ जा रही है। लड़की पालकी वालों से कहती है कि आज पालकी ठीक नहीं चल रही। वो जवाब देते हैं कि हम तो रोज की तरह ही चला रहे हैं। कनीज ने बेइख्तियार पूछा, फिर क्या हुआ हुजूर? फिर मैंने देखा वो लड़की अंदर गई। घर कच्चा और छोटा सा था। वो सीधी सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाने लगी। मैं भी इसके साथ साथ ऊपर चढ़ने लगा, मगर ऊपर जाकर मैं दंग रह गया। ऐसा शानदार कमरा कि वैसा हमारे महल में भी नहीं। सोने और चांदी के कालीन, मखमली बिस्तर, रेशम के पर्दे, सब कुछ जगमगा रहा था। कनीज हैरत से सुन रही थी। लड़की ने जाते ही अपनी साड़ी उतार कर रख दी और आवाज दी। फौरन एक कनीज आई। लड़की ने हुक्म दिया, जल्दी हम्माम तैयार करो, आज दरबार में रक्स की महफिल है, हमें वहां जाना है। हम्माम में गर्म पानी रखा गया। वो लड़की हम्माम में दाखिल हुई और मैं भी पीछे पीछे चला गया।
कनीज चौंक कर बोली, हुजूर, आप भी हम्माम में। राज हंस दिया, अरे भूली हो तुम भी, ये तो ख्वाब है, हकीकत थोड़ी है। राज ने सिलसिला जोड़ा, लड़की ने एक जिल्द अपने ऊपर डाला और मैंने 4 जिल्द। वो ठीक से नहाई भी नहीं और पानी खत्म हो गया। इसने फिर कनीज को बुलाया, यूं 4 बार पानी आया, मगर हर बार मैं ज्यादा पानी डाल लेता। आखिर वो नाराज हो गई और बोली कि आज पानी क्यों कम है। कनीज कहने लगी, रोज इतना ही होता है। जैसे तैसे करके उसने गुस्सा जब्त किया और लिबास लाने का हुक्म दिया। कनीज इसके लिए ऐसा नफीस लिबास लाई कि बयान से बाहर, जैसे हूरों का लिबास हो। जब उसने पहना तो लगा जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई हो। मैं तो पलके झपकना भूल गया। लिबास पहनने के बाद उसने कनीज को हुक्म दिया, जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। कनीज बाहर गई, आसमान की तरफ हाथ फैलाए और देखते ही देखते मुख्तलिफ खानों के थाल उतर आए। मैं भी इसके साथ बैठकर खाने लगा। ऐसा लजीज खाना मैंने कभी ना खाया था। राज रुक कर मुस्कुराया। अचानक वो लड़की चलाई कि मुझे भूख लगी है और तुमने कम खाना दिया है। कनीज ने अपनी प्लेट वाला खाना भी दे दिया। मैं वो भी साथ जल्दी जल्दी खा गया। लड़की हैरानी से कहने लगी, लगता है आज हमें ज्यादा भूख लगी थी। इतना खाना खा लिया लेकिन भूख खत्म नहीं हुई। कुम्हार की लड़की ने जरा सा रुख राज की तरफ मोड़ा। फिर आसमान से एक सोने का तख्त उतरा। लड़की इस पर बैठी। जब तख्त ऊपर उठा तो मैं भी तख्त का पाया पकड़कर साथ लटक गया। तख्त बादलों में उड़ता हुआ बुलंद होता गया। हम एक अजीम दरबार में पहुंचे, जहां एक शहंशाह तख्त पर जलवा अफरोज था और हर तरफ परियां थीं। लड़की ने तख्त से उतरकर शहंशाह को आदाब किया। फिर लड़की ने ऐसा रक्स किया, महल की हर चीज साकत हो गई। शहंशाह खुश हो गया। इसने सोने की अंगूठी इनाम में दी। लड़की ने वो अंगूठी तख्त पर रख दी। मैंने वो अंगूठी उठा ली। कनीज फौरन बोली, अंगूठी दिखाएं। राज ने हंसते हुए कहा, ख्वाब की चीज कैसे दिखाऊं? मगर कनीज जिद करने लगी और शहजादे की जेब से अंगूठी निकाल ली और हाथ में लेकर उसकी तारीफ करने लगी। उसी लम्हे लड़की का घूंघट मुकम्मल उतर चुका था और वो अंगूठी की तरफ देखने लगी। राजा ने कनीज से अंगूठी ली और कहने लगा, आगे भी तो सुनो। शहंशाह ने इस लड़की को फिर रक्स करने का हुक्म दिया। इस बार भी लड़की ने ऐसा रक्स पेश किया कि शहंशाह वाह वाह करने लगे और खुश होकर मोतियों का हार दिया, जिसे उसने तख्त पर रख दिया। मैंने चुपके से हार भी उठा लिया। कनीज कहने लगी, हार दिखाएं, मैं भी तो देखूं परसतान का हार कैसा होता है। शहजादा कहने लगा, तुम भी हद करती हो, भला ख्वाब की चीज मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं। कनीज ने जेब से हार भी निकाल लिया। कुम्हार की लड़की हार देखकर खड़ी हो गई। कुम्हार की लड़की शहजादे के पास आई, कहने लगी, आप हकीकत जान चुके हैं, अब मेरी बात भी सुन लें। मैं परसतान की परी हूँ। परसतान में मुझसे बेहतर रक्स कोई परी नहीं करती थी। शहंशाह को भी मेरा रक्स बहुत पसंद था। एक दिन इन्होंने पैगाम भेजा, मेरी तबीयत कुछ बेहतर ना थी। मैंने इनकार कर दिया। शहंशाह को इनकार सुनकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, तुझ में बहुत गुरूर आ गया है। अब तेरी ये सज़ा है कि तुझे इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाए। मैं रोने लगी और शहंशाह के हुजूर माफ़ी मांगने लगी। शहंशाह को भी तरस आ गया। कहने लगे, अब हम अपना कहा वापस नहीं ले सकते। तुम्हें अब 1 साल के लिए ज़मीन पर ही रहना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पर तुम वापस आ सकती हो, जब तुम्हारा राज रहे और तुम्हें कोई मर्द न छुए। मेरे पर छीन लिए गए और मुझे मेरी मुलाजिमा के साथ ज़मीन पर भेज दिया। अब आप मेरे राज से वाकिफ हो चुके हैं। अब आप ही मेरे मालिक हैं। शहजादा राज ये सुनकर खुश हो गया और अपने वालिदैन राजा और रानी को सारी हकीकत बताई। जब इन्हें पता चला कि इनकी बहू कुम्हार की बेटी नहीं बल्कि परसतान की परी है, वो हैरान हो गए और बहुत खुश हुए।
इन्होंने अपनी बहू को गले लगा लिया और धूमधाम से अपने बेटे की शादी की।